हेलो बच्चों, 12th बायोलॉजी अध्याय 16 में आज हम पादप उत्तक संवर्धन की उपलब्धियां पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं इसकी उपलब्धियों में नंबर 1 सूक्ष्म प्रवर्धन, दूसरा विषाणु मुक्त पादप का निर्माण, तीसरा कृत्रिम या संपूर्णीकृत बीज का उत्पादन, भ्रूण बचाव, पांचवा अगुणित पादप का उत्पादन, छठा त्रिगुणित पादप का उत्पादन, कायिक संकरण, आठवां कायिक ध्वनि विविधता और नौवां जनन द्रव्य संरक्षण। पहले पढ़ते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ये अपन जानते हैं कि इसमें हम परख नली या किसी और पात्र के अंदर कर्तों तक लेकर के कम से कम समय में कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक पादप उगा सकते हैं। इस कारण सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा आर्किडे, शोभाकारी पादप है, इनका व्यावसायिक उत्पादन मतलब वृहद मात्रा में उत्पादन किया जाता है। आर्किड के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, कटेलिया, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, वांडा। तो शोभाकारी पादप के उदाहरण जरबेरा, गुलदाउदी, कार्नेशन और बिगोनिया। तो इस प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा हम इन पादपों का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। अगला विषाणु मुक्त पादप। ध्यान रखिए, वायरस है वो पादप के अंदर संक्रमण करता है, लेकिन जो पादप का शीर्ष भाग है उसमें वायरस का संक्रमण कभी नहीं हो सकता। इसका कारण इसमें बनने वाले विशेष प्रोटीन है। तो अगर हमें कोई पादप ऐसा है जिसमें वायरस से रोग हो रखा है और हमें उससे रोग मुक्त पादप बनाना है, तो उसका शीर्ष विभजोतक लो और इसे कर्तोतक के रूप में पोष माध्यम पर रखेंगे और उससे हम जो पादप प्राप्त करेंगे वो पादप विषाणु मुक्त यानी रोग मुक्त होगा। ऐसे ही कुछ आलू के पादप बनाए गए हैं, जैसे पोटैटो वायरस एस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PSS, और पोटैटो वायरस एक्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PVX। इन दोनों वायरस के मुक्त पादप का निर्माण उत्तक संवर्धन द्वारा किया गया। अगला कृत्रिम या संपूर्णीकृत बीज का उत्पादन। तो पहले अपन देखते हैं कृत्रिम बीज की संरचना कैसी होती है। इसमें कायिक भ्रूण पाया जाता है, जैसे आप यहाँ देखते हैं ये कायिक भ्रूण है, और इसके चारों ओर जो पदार्थ भरा है इसमें पोषक पदार्थ, पीड़कनाशी, प्रतिजैविक पदार्थ, वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं। और इन सब के चारों ओर ये जैसे अपन लाल रंग का बनाया यहाँ पर, ये सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट का मनका या संपुट यानी आवरण होता है। इस प्रकार ये कृत्रिम बीज बनाया जाता है। अब इस कृत्रिम बीज का फायदा क्या है? जो परंपरागत बीज होते हैं जो पादप पर बनते हैं, उन बीजों की तुलना में इसका दृढ़ीकरण, दशानुकूलन, भंडारण और परिवहन की समस्या से इन बीजों को बचाया जा सकता है, यानी इनमें इन सब की समस्या नहीं रहती है। अगला भ्रूण बचाव। इसमें मैंने पढ़ा था पहले कि जो अपरिपक्व भ्रूण है और अगर उसका भ्रूण पोष खत्म हो जाए तो वो मर जाएगा। तो ऐसे अपरिपक्व भ्रूण को अगर हम पोष माध्यम पर रख दें तो उसे पोषण मिलेगा और उससे पादपक बन जाएगा। तो इस प्रकार अपरिपक्व भ्रूण को मरने से बचाया जा सकता है उत्तक संवर्धन द्वारा। अगला अगुणित पादप का उत्पादन। अपन जानते हैं जो परागकण है वो अगुणित होते हैं। तो अगर इन परागकणों को कर्तोतक के रूप में पोष माध्यम पर रखें तो यहाँ पर परागकण समसूत्री विभाजन करेंगे और उससे जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण से फिर समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित पादप का निर्माण होगा। अब ये अगुणित पादप क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इन अगुणित पादपों से शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार त्रिगुणित पादप का उत्पादन। तो इसके लिए हमें कर्तोतक के रूप में भ्रूण पोष लेते हैं, क्योंकि भ्रूण पोष 3N होता है, और अगर इसको हम पोष माध्यम पर रखेंगे तो हमें 3N कैलस प्राप्त होगा समसूत्री विभाजन के कारण, और उस कैलस में समसूत्री विभाजन से हमें 3N पादप प्राप्त होगा। तो ये पादप उत्तक संवर्धन की कुछ उपलब्धियां थी। अब अगला नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां। आप दो विधियां देख सकते हैं जीन स्थानांतरण की, पादपों में जीन भेजने की। एक अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण और दूसरा प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में आरएनए या वाहक के सहयोग से पादपों में जीन भेजा जाता है, जबकि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में आरडीएनए या वाहक का उपयोग नहीं किया जाता है। अब अगर हम अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां देखें तो पहला है एग्रोबैक्टीरियम या जीवाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण, दूसरा विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण और तीसरा इनप्लांटा तकनीक। तो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधियां देखें तो रासायनिक विधि, जीनगन विधि, विद्युत छिद्रण या इलेक्ट्रोपोरेशन,
चौथी लिपोसोम, पांचवी सूक्ष्म इंजेक्शन, छठी लैडर निर्धारित जीन स्थानांतरण और सातवीं सिलिकॉन कार्बाइड तंतु निर्धारित जीन स्थानांतरण। आज हम शुरू कर रहे हैं अप्रत्यक्ष या वाहक निर्देशित जीन स्थानांतरण में पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु। कौन सा जीवाणु? एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये जीवाणु है, ये द्विबीजपत्री पादपों में संक्रमण करता है और उसमें किरीट पिट्टिका या क्राउन गोल बनाता है, जिसके कारण पादप में कोशिकाओं का गुच्छा यानी ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है। अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, इसमें टी प्लाज्मिड पाया जाता है। टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूस, यानी ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। इस टी प्लाज्मिड पर एक टी डीएनए भाग होता है और इस टी डीएनए भाग पर ही क्राउन गोल जीन पाया जाता है, जो किरीट पेटिका या क्राउन गोल बना करके पादप में रोग उत्पन्न करता है। और इस क्राउन गोल जीन के दोनों ओर पोलेंड्रोम भी होता है, तो इस पोलेंड्रोम से हम इस क्राउन गोल जीन को काट सकते हैं। ऐसा करने से अब उस जीवाणु में रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी। अच्छा, अब ध्यान रखना, टी प्लाज्मिड पर कुछ ऑपिस जीन भी होते हैं। ये ऑपिस जीन विशेष अमीनो अम्लों का उत्पादन करते हैं। ये अमीनो अम्ल अलग अलग जीवाणु में अलग अलग होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में ऑक्टोपिन और नेपालिन नामक ऑपिन्स होते हैं, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राजोजीन्स में एग्रोपिन और मेनोपिन नामक ऑपिन्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये ऑपिन्स है, ये परपोषी कोशिका की पहचान में भी सहायता करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये द्विबीजपत्री पादपों में संक्रमण कर सकता है, अतः इसे हम द्विबीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु प्रयोग करते हैं। इसी कारण याद रखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है? तो सबसे पहले इसका टी प्लाज्मिड लेते हैं और इस टी प्लाज्मिड का जो टी डीएनए वाला भाग है, जिसमें हमने अभी पढ़ा था, इस भाग पर ये क्राउन गोल जीन होता है, जिसके कारण पादप में रोग होता है। तो उस टी डीएनए को हटाकर वह वांछित जीन जोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो ये टी डीएनए था, ये हटा दिया और यहाँ पर वांछित जीन जोड़ दिया। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? आर डीएनए। और इस आर डीएनए को पुनः एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में स्थानांतरित कर देते हैं। अब जिस पादप में हमें इस जीवाणु या इस वांछित जीन को भेजना है, उस पादप की पत्तियां लेते हैं और पत्तियों को वर्ताकार टुकड़ों में काट देते हैं। जब पत्तियां टुकड़ों में टूटती है तो पत्तियों से एसीटोसिलेगोन नामक रसायन उत्पन्न होता है और ये रसायन, ये जो टी प्लाज्मिड था, जो आरडीएनए के रूप में हमारे पास है, इसके ऑपिस को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण टी प्लाज्मिड है वो पादप में संक्रमण को उत्तेजित करता है। तो अब क्या करेंगे? ये जो जीवाणु थे जिसमें हमने आरडीएनए भेजा था, मतलब ये टी प्लाज्मिड से जो आरडीएनए बनाया था, उस जीवाणु को और इन वर्ताकार पत्तियों को सकल्चर करेंगे। तो ऐसा करने पर ये जो आरडीएनए था वो पादप कोशिका में चला जाएगा और वो वांछित जीन पादप कोशिका में चला जाएगा। अब इन पत्ती कोशिकाओं को कोष माध्यम पर उत्तक संवर्धन करेंगे और हम पादप प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी उपयोगिता क्या है? तो इस विधि द्वारा शाकनाशी प्रतिरोधी जीन भेजा गया, रोग प्रतिरोधी, प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रतिरोधी, पोषक मानक में वृद्धि करने वाले जीन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन भेज करके ऐसे पादपों का निर्माण किया गया। अगला इन प्लांटा तकनीक, ये वाकई में सेम यही है, यही विधि है, बस इसमें क्या करते हैं, वांछित जीन को सीधा पादप में भेजते हैं। कैसे? ये दो प्रकार से होता है। एक तो हम रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम लेते हैं, रूपांतरित मतलब जिसमें हमने ये आरडीएनए भेज दिया था वांछित जीन जोड़ करके, वो एग्रोबैक्टीरियम लेते हैं और एरेबिडोसिस पादप का बीज लेते हैं। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है वो इस पादप के बीज के अंदर वो वांछित जीन युक्त आरडीएनए यानी टी डीएनए भेज देगा। फिर इस बीज को प्रतिजैविक युक्त पोष माध्यम पर रखकर पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा क्या करना है, बीज का पहले अंकुरण कराते हैं। अंकुरण करने के बाद बीज का जो भ्रूण है उस भ्रूण के शीर्ष तक पर वही सेम ये जो रूपांतरित अपन ने बनाया था जीवाणु जिसमें आरडीएनए भेजा था अपन ने, तो वो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम के साथ रखते हैं। तो ये एग्रोबैक्टीरियम इस भ्रूण के अंदर उस आरडीएनए को या वांछित जीन को भेज देगा
और फिर उस प्रकार हम उसका कोष माध्य पर रखेंगे तो हमें आनुवंशिक रूपांतरित पादप प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। तो ध्यान रखिए, विषाणु भी जीवाणु की तरह पादप में रोग पैदा करते हैं और वो रोग जीन के कारण करते हैं। तो अब क्या करें, उस विषाणु से जो रोग कारक है जीन है उसको हटा दो और उसके स्थान पर वांछित जीन जोड़ दो और इस आरडीएनए को वापस विषाणु में डाल दो और इस विषाणु को जीवाणु की भांति पादप में संक्रमण करा के आनुवंशिक रूपांतरित पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो विषाणु मोस्टली काम में लेते हैं वो है कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। ये सबसे अधिक काम में लिए जाते हैं जीन स्थानांतरण के लिए और ये डीएनए संजीन वाले विषाणु हैं, यानी इसमें डीएनए पाया जाता है। धन्यवाद।